मतलब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से 42 ट्रिलियन 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 टाइम्स ज़्यादा होता है। एटॉमिक लेवल पर ग्रेविटी लगभग जीरो होती है, उसका कोई वजूद नहीं होता है। सोचो, जिस ग्रेविटी पर पूरी दुनिया टिकी हुई है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के सामने लगभग जीरो है। यानी हम एक चार्ज को एयर में रखें तो वो अलग बिहेव करेगा और उसी चार्ज को वाटर में रख दें तो वो अलग बिहेव करेगा। हेलो एवरीवन, welcome back to Fruitful Physics. I hope you are doing well. See, this will be going to our second lecture on electrostatics. The first one is already uploaded. If you haven't watched that, go watch it first. ताकि आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आए, आप पहले वाले लेक्चर को इस लेक्चर से लिंक कर पाओ। इसके लिए आप पहले वाला देख लो ताकि ये वाला और अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में हम लोग ये तो पढ़ चुके थे कि चार्ज क्या होता है, चार्ज का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। ठीक है, और आप याद करिए चार्ज के प्रॉपर्टीज़ में उसी का एक प्रॉपर्टीज़ था कि सिमिलर चार्ज अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है तो वो रिपल्शन शो करेंगे, और अगर अपोजिट चार्ज है, प्लस है माइनस है, अपोजिट चार्ज है तो वो अट्रैक्शन शो करेंगे। ठीक है, लेकिन वो जो अट्रैक्शन हो रहा है या फिर वो रिपल्सन हो रहा है वो कितना स्ट्रांगली हो रहा है ये तो हमें नहीं पता चल पाया था ना पहले लेक्चर में। तो आज वाला लेक्चर उसी के ऊपर है कि अगर दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है या फिर रिपल्सन हो रहा है तो वो अट्रैक्शन या रिपल्सन कितना स्ट्रांगली हो रहा है। ठीक है, और वो हमें कौन बताता है? वो बताता है कूलम्स लॉ। तो आज का टॉपिक देख लीजिए, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, देखिए कूलम्स लॉ तो हम लोग पढ़ेंगे, पर कूलम्स लॉ पढ़ने से पहले दो चीज़ मैं आपको बता दूं। पहला कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। देखिए पॉइंट चार्ज का मतलब होता है कि उस चार्ज का ना तो हम शेप इमेजिन करेंगे ना कुछ साइज इमेजिन करेंगे, जस्ट उसको एक डॉट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक डॉट बना दूँ तो हम इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, नो शेप नो साइज। ठीक है, तो कूलम्स लॉ में हम जो भी चार्ज लेकर के पढ़ेंगे वो एक पॉइंट चार्ज होगा। ठीक है, दूसरा बात देखिए, दूसरा एक वर्ड है जो आपको इस डेरिवेशन में बार बार सुनने को मिलेगा, जो है परमिटिविटी। ठीक है, तो देखिए परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी क्या होता है ये आपको इस कूलम्स लॉ के डेरिवेशन में बार बार सुनने को मिलेगा, तो बेहतर है कि आप पहले ही समझ लीजिए। ठीक है, देखिए परमिटिविटी समझने के लिए मैं आपको एक एनालॉजी से समझाता हूं। ठीक है, मान लीजिए एक सीन इमेजिन करिए कि एक बॉल है, इस बॉल को आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस बॉल को फेंकना है। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस बॉल को फेंकना है, और ये जो पूरा मीडियम है ये एयर है। आप इसे एयर कह लीजिए या फिर वैक्यूम कह लीजिए। ठीक है, या फिर फ्री स्पेस भी इसको नाम दे दीजिए, फ्री स्पेस। ठीक है, ये जो पूरा सिस्टम है ये एयर का बना हुआ है। ठीक है, पूरा एयर है इसमें। तो आप ये बॉल यहाँ से यहाँ जब फेंकोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा फेंकने में। बॉल आसानी से एक जगह से दूसरे जगह, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला जाएगा बिना किसी रुकावट के, नो रेजिस्टेंस। या फिर ऐसे लिख लीजिए कि लेस रेजिस्टेंस, लेस रेजिस्टेंस। ठीक है, याद रखिए जिस भी मीडियम का रेजिस्टेंस कम होगा वहां का परमिटिविटी भी कम होता है, और जो दो बॉडीज के बीच में लगने वाला, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है। आपको याद रखना है परमिटिविटी कम मतलब दो बॉडीज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसी सिनेरियो को एक दूसरे मीडियम में इमेजिन करिए। मान लीजिए ये पूरा वाटर है। ठीक है, मान लीजिए ये पूरा सिस्टम वाटर है। अब सेम चीज़ आपको करना है, बॉल को अगेन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फेंकना है। क्या ये उतनी ही आसानी से यहाँ भी जा पाएगा जितनी आसानी से यहाँ पे गया? नहीं, आपको इसमें कुछ रेजिस्टेंस फील होगा।
बॉल यहाँ से यहाँ जाने में कुछ रेजिस्टेंस फील करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है। और जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे याद रखना है परमिटिविटी भी ज़्यादा होगा और लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, परमिटिविटी होता क्या है, किसी भी मीडियम का परमिटिविटी और कुछ नहीं है, दो चार्जेस रखे हुए हैं किसी भी मीडियम में, परमिटिविटी ये बताता है कि उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा या फिर कितना ज़्यादा वीक होगा। परमिटिविटी और कुछ नहीं है। तो याद रखना है जहाँ का रेजिस्टेंस कम है, मतलब चार्ज आसानी से मूव कर सकते हैं, वहाँ का परमिटिविटी भी क्या होगा, कम होगा। और जहाँ का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जहाँ पे चार्ज को मूव करने में दिक्कत होगा, वहाँ का परमिटिविटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कूलम्स लॉ पे। देखिए कूलम्स लॉ को हम सबसे पहले मैथमेटिकली समझ लेते हैं, उसके बाद उसके लिए एक डेफिनेशन रेडी करेंगे, ठीक है। देखिए कूलम्स लॉ क्या है। कूलम्स लॉ कहता है, मान लीजिए पहले एक ड्राइंग देख लीजिए, यहाँ पे एक चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है Q1 और R डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। ये डिस्टेंस कितना है, R, इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो पहला बात कूलम्स लॉ क्या बोलता है, पहला बात ये है, और याद रखना है ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं जो कि पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो पहला बात कूलम्स लॉ ये बोलता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, अब ये चार्ज या तो लाइक हो सकते हैं, अनलाइक हो सकते हैं, तो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ठीक है। और दूसरा बात, ये जो फोर्स होगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है, ठीक है। और पहला बात क्या उन्होंने बोला कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब देखिए अगर इन दोनों को मैं साथ में मिला करके लिखूं तो क्या लिखूंगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दीजिए यहाँ से, फोर्स इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। देखिए यही है फॉर्मूला कूलम्स लॉ का, यही है अपना मेन फॉर्मूला। इसी से बाकी जो और भी एक दो फॉर्मूला अभी बनेंगे इसी फॉर्मूला से बनेंगे, बट जो मेन है वो यही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो K है, ये K क्या है, K है कूलम कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट, या फिर इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, या तो कूलम कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। और इस K का वैल्यू होता है, इस K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आप एप्सिलॉन नॉट साइन देख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। देखिए अब आप यही K का वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करिए तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखिए ये पूरा फॉर्मूला रेडी हो गया आपका। अगर दो चार्ज, ये किसके लिए है, ये फॉर्मूला किसके लिए आप यूज़ करोगे,
अगर दो चार्ज, ये चार्ज का जो दोनों सिस्टम है ये एयर में रखा हो, वैक्यूम में हो या फिर फ्री स्पेस, तीनों में से कुछ भी हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। या तो एयर हो, वैक्यूम हो, फ्री स्पेस हो, ठीक है। ये तीनों में से कोई भी वर्ड, मतलब कि चार्ज अगर फ्रीली एयर में रखा हुआ है तो आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज करके निकाल लो कि उन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा। लेकिन चार्जेस दूसरे मीडियम में भी तो हो सकते हैं ना। मान लीजिए कोई इंटरवेनिंग मीडियम अगर आ जाए तो फिर क्या होगा। तो देखिए, अगर कोई इंटरवेनिंग मीडियम आ जा रहा है तो उस इंटरवेनिंग मीडियम के लिए के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, देखिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में चार्ज रखा हुआ है उसका परमिटिविटी, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, आप अगर के का वैल्यू ये पुट करके इसमें पुट करेंगे, आप के का ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट करिए तो ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा m लिख लीजिए ताकि पता चले कि ये मीडियम, जब चार्जेस किसी मीडियम में रखे होंगे तो ये वाला अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे लिख लीजिए a मतलब एयर या वैक्यूम वगैरह में रखा हुआ है तो ये अप्लाई करेंगे। देखिए, आप एक चीज़ देखिए, आप इस फोर्स को मतलब FA और FM इनको डिवाइड करिए, FA बाई FM, तो आप क्या देखेंगे कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कैंसल, 1/4 पाई कैंसल, 1/4 पाई कैंसल, सिर्फ E नॉट, सॉरी सिर्फ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट बचेगा, ठीक है। आप देखेंगे कि ऊपर बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट और नीचे बचेगा 1/एप्सिलॉन। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये E ऊपर चला जाएगा तो E/E नॉट, यानी एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये जो होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, इसे हम कहते हैं एप्सिलॉन आर, और यहाँ पे एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। ये है रिलेटिव परमिटिविटी, यह है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। या फिर इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ये पूरा कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है। हमने ये भी देखा कि अगर दो चार्ज फ्री स्पेस में है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कहाँ चला गया ये, और अगर दो चार्ज किसी मीडियम में रखा हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, परमिटिविटी का मीनिंग क्या होता है, ये सारा चीज़ मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो बस यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, आप यही जो मैंने मैथमेटिकल फॉर्म लिखा है ना, इसी को इंग्लिश में लिख दीजिए, डेफिनेशन बन जाएगा, लॉ बन जाएगा कूलम का, ठीक है। देखिए, डेफिनेशन देख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, देखिए पहला बात क्या कहा जा रहा था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, तो क्या लिखना है, अब ये F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो फिर रिपल्सन, तो लिख लीजिए, देखिए द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन,
द फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, पहले बताया था मैंने आपको पॉइंट चार्ज का मतलब, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, सॉरी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, और ये चार्जेस किसमें है, रेस्ट में, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ये दोनों चार्जेस का मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। और दूसरा बात क्या था, दूसरा बात था कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए कुछ भी नहीं किया है, जो मैथमेटिकल फॉर्म था ये दोनों बस उसी को इंग्लिश में लिख दिए हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ये फोर्स या फिर रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, किन्हीं 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो कि रेस्ट में है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, तो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हो गया कूलम्स लॉ, इतना ही इजी था, ठीक है। देखिए अब आप लोगों ने क्लास 11 में ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग ग्रेविटेशनल लॉ और कूलम्स लॉ को कंपेयर करके देखते हैं, क्योंकि अगर आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है तो आप समझ पा रहे होंगे कि ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्मूला और कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लगभग एक जैसा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए जो Fg का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, G m1 m2/r²। Fe का फॉर्मूला कितना होता है, K q1 q2/r², ठीक है। अब ये दोनों को कंपेयर करने के लिए ना हम लोग इलेक्ट्रॉन को चार्ज मान करके समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि जो मेरे पास दोनों चार्जेस था ना, यहाँ पे q1, इसके बीच में जो डिस्टेंस था r, यहाँ पे था q2, हम मान ले रहे डिस्टेंस तो r ही है, लेकिन चार्ज की जगह पर मैंने क्या रखा है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन रखा है और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन रखा है, ठीक है। देखिए हम लोग को मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। K का वैल्यू मालूम है कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। G का वैल्यू पता है कितना होता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। ये सारा कांस्टेंट वैल्यू हमको पता है। अब इसका एक हम कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए अगर हम Fe डिवाइडेड बाई Fg करें, ठीक है, तो Fe क्या है, देखिए K, ठीक है, q1 q2/r², G m1 m2/r², ठीक है। देखिए K का वैल्यू हमको मालूम है 9 × 10⁹ होता है। q1 q2 दोनों तो E और E ही है, इलेक्ट्रॉन ही है, तो q1 q2 कितना हो जाएगा, E², और E का वैल्यू कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
और ये आर स्क्वायर तो कट रहा है ऐसे भी, ठीक है। जी का वैल्यू मालूम है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है, और यहाँ पे भी m दोनों तो इलेक्ट्रॉन ही है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेम होगा, तो किसका स्क्वायर होगा बोलिए, इसका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब जब ये सारे वैल्यूज़ को कैलकुलेट करोगे ना तो आप क्या पाओगे, Fe/Fg लगभग होगा 4.2 इंटू 10⁻42। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना ज़्यादा बड़ा है। अगर आपको ये पावर में नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको हम लोग लगभग लिख सकते हैं 42 ट्रिलियन, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 42 ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा बड़ा होता है। एटॉमिक लेवल पे ग्रेविटेशन का कोई वैल्यू ही नहीं है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। समझ पा रहे हो आप ये बात अब, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था जिससे हम लोग ये समझ पाएँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बड़ा होता है, पावरफुल होता है, ठीक है। देखिए हम लोग ने जो फोर्स का वैल्यू निकाला था कूलम्स लॉ में, उस फोर्स के बारे में दो बातें बतानी रह गई हैं, वो देख लीजिए क्या है। देखिए पहला बात ये कि जो मेरा फोर्स है ये कूलम्स लॉ में जो मेरा फोर्स निकला था, ये हमेशा मान लीजिए Q1 यहाँ पे है और Q2 यहाँ पे है। इनको ज्वाइन करने वाला लाइन कौन है, ये हो गया, ठीक है। ये सारा लाइन इनको ज्वाइन करने वाला है। तो ये जो फोर्स लगेगा ना, फोर्स चाहे अट्रैक्शन वाला हो, फोर्स चाहे रिपल्सन वाला हो, वो फोर्स इसी लाइन के अलॉन्ग ही लगेगा, चाहे उसका डायरेक्शन कुछ भी हो, इधर हो, ठीक है। डायरेक्शन कहीं भी हो लेकिन इसी लाइन के अलॉन्ग ही लगेगा। और दूसरा बात, ये जो फोर्स है, ये फोर्स इंटरवेनिंग मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब अगर आप चार्जेस को एयर में रख रहे हो तो वो अलग बिहेव करेगा। अलग बिहेव करने का मतलब कि जो फोर्स है उनके बीच का वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। और अगर उन्हीं चार्जेस को आप वाटर में रख रहे हो तो उनके बीच का जो फोर्स है वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो दूसरा बात क्या है कि ये जो फोर्स है ये इंटरवेनिंग मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन इंटरवेनिंग मीडियम, ठीक है। देखिए ये पूरा कूलम्स लॉ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर कूलम्स लॉ से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो हम लोग जितना भी फॉर्मूला देखें उसमें से कोई ना कोई एक अप्लाई करके बना लेंगे, ठीक है। होपफुली कूलम्स लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताइए क्या डाउट है, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, वो भी कभी कभी एग्जाम में आता है, तो कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए वेक्टर फॉर्म, देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ समझेंगे हम लोग, लेकिन उसको समझने से पहले जो ट्रायंगल लॉ होता है वेक्टर का जो ट्रायंगल लॉ एडिशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं दो वेक्टर को जोड़ने के लिए, ठीक है। हालांकि ये टॉपिक क्लास 11 में हम लोग पढ़ते हैं, बट इसमें मैं थोड़ा यूज़ करूंगा इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर ए, ओके। ये इस वेक्टर का ये टेल है और ये हेड है, ठीक है। अब मान लीजिए एक और दूसरा वेक्टर है और वो दूसरा वेक्टर
इस पहले वेक्टर के हेड से स्टार्ट होगा, मतलब उसका टेल उस दूसरे वेक्टर का मान लीजिए नाम है b, इस दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड से स्टार्ट होगा, ठीक है, पहले वेक्टर के हेड से स्टार्ट होगा। अच्छा, मतलब एक सीक्वेंस में रहेगा ये दोनों वेक्टर। अब इस ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए आप जो तीसरा वेक्टर बनाओगे, अगर वो इस सीक्वेंस के ऑपोजिट बना दो, ठीक है, मतलब बनाना चाहिए था मुझे एरो यहाँ पे, पर मैं अगर इस सीक्वेंस के ऑपोजिट बना दूँ एरो यहाँ पे, ठीक है, और इसको मान लीजिए हम लोग वेक्टर r कह रहे हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये जो वेक्टर r है ये बाकी दोनों वेक्टर का क्या होगा, सम होगा, ठीक है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, बस इतना ही। ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसको अभी मैं यूज़ करूंगा इसमें, इसलिए पहले ही बता दिया, ठीक है, देख लीजिए। देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या है, एक आप कोऑर्डिनेट सिस्टम इमेजिन करिए पहले, देखिए x y, मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है QA और एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है QB। तो इन दोनों चार्जेस का मुझे पोजीशन बताना पड़ेगा क्योंकि मैं वेक्टर फॉर्म लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये मान लीजिए ओरिजिन है, मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर है ये RA क्या है, इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर। RB क्या होगा, इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर। पर जब भी हम कूलम्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस चाहिए मुझे, ठीक है, उसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे। देखिए अगर मैं इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस निकालूं तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं किस डायरेक्शन से डिस्टेंस मेज़र कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, पॉइंट A से पॉइंट B, तो ये क्या हो जाएगा RAB, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। या तो फिर अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा RBA, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके। ये दोनों क्या है, पोजीशन वेक्टर, और ये दोनों क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब देखिए मुझे दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिल गया है, तो अब हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले और एक चीज़ देख लीजिए, मान लीजिए ये दोनों, ये जो QA और QB चार्जेस हैं, अब यहाँ पे इमेजिन कर लीजिए कि हमने उनको किस में रखा है, फ्री स्पेस एयर में रखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए चार्जेस QA and QB are in free space, ठीक है, and are similar, ठीक है, मतलब दोनों चार्जेस फ्री स्पेस में रखे हुए और सिमिलर है, या तो प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है QB, इस चार्ज Q1 के ऊपर एक रिपल्शन वाला फोर्स लगाएगा ना, ये जो QA चार्ज है ये इधर जाना चाहेगा, और ये फोर्स कितना होगा, देखिए AB, इसका मतलब क्या है, चार्ज Q1 पे Q2 कितना फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, फोर्स ऑन चार्ज QA ड्यू टू चार्ज QB। इसी तरह इस चार्ज के ऊपर ये वाला चार्ज रिपल्सन फोर्स लगाएगा, दोनों लाइक चार्ज है ना, तो ये इधर आएगा, कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑन B के ऊपर फोर्स लग रहा है किसके वजह से, A के वजह से, ठीक है। तो अगर यही दोनों फोर्सेस का वैल्यू मुझे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले इसका लिखते हैं FAB, तो K तो कांस्टेंट है, Q1 Q2 कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, K Q1 Q2 बाई, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस मुझे लेना है ना, मुझे देखना है कि जो डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं वो किस डायरेक्शन मैटर करता है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में हमको डिस्प्लेसमेंट भी लेना है, ठीक है। तो देख लीजिए
फोर्स ए बी किस डायरेक्शन में, यहाँ पे देखिए फोर्स ए बी इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में इन दोनों में से कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये वाला है, आर बी ए है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे आर बी ए का स्क्वायर, ठीक है। और एक इसमें यूनिट वेक्टर ऐड करेंगे जो उसी डायरेक्शन में रहेगा डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो आर बी ए का कैप, ठीक है। ये पहला समझ में आया। अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एफ बी ए इज इक्वल टू के क्यू वन, सॉरी यहाँ पे क्यू ए होगा, ठीक है, क्यू ए क्यू बी, क्यू ए क्यू बी, ठीक है, क्योंकि हमने 1 2 नहीं लिया, हमने ए बी लिया हुआ है। अच्छा, अब देखना है कि ये जो एफ बी ए ये किस डायरेक्शन में है, एफ बी ए इस डायरेक्शन में, और इन दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में से इस डायरेक्शन में ये वाला है आर ए बी। तो आर ए बी का स्क्वायर और एक यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन में लिखना होगा, आर ए बी का कैप, ठीक है। तो देख लीजिए इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म होता है उसको, ठीक है। समझ में आया होगा। देखिए अगर मुझे यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और पोजीशन वेक्टर है इन सभी में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना होगा, तो जो मैंने ट्रायंगल लॉ आप लोगों को पहले बताया था उसका यूज़ करके यहाँ पे देखिए ये वाला जो वेक्टर है आर ए, और फिर इसी सीक्वेंस में ये ऊपर वाला है और फिर ये उसका उल्टा है, ठीक है। देखिए ये सीक्वेंस में नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आर ए, ठीक है, आर ए प्लस कौन सा, आर ए बी, आर ए बी। समझ पा रहे हैं ना क्यों, ये आर ए वेक्टर का ये टेल है और ये हेड है, ठीक है। और फिर से टेल और हेड किसका है, आर ए बी का है। अब देखेंगे आप ये यहाँ से टेल चालू होना चाहिए था लेकिन हेड चालू है, इसका मतलब ये सीक्वेंस में नहीं है, तो ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो आर ए और आर ए बी तो हो गया, किसके बराबर होगा, ये आर बी वेक्टर के, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं ना हम लोग आर ए बी इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ से चेक करिए तो क्या लिख पाएंगे इसको, देखिए वेक्टर आर बी प्लस वेक्टर बी ए आर बी ए, आर बी ए किसके बराबर होगा, आर ए के, इज इक्वल टू आर ए। तो आर बी ए क्या हो जाएगा, आर ए माइनस आर बी। बोलिए समझ में आइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है ये पूरी तरह से ख़त्म है। इतना ही है, इतना समझ में आया कि नहीं बता दीजिए एक बार कमेंट में, ठीक है। कोई दिक्कत है तो उसको फिर बताएंगे। देखिए इसके बाद अगर मान लीजिए कि जैसे अभी तो हम लोग दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये तो हम लोग समझ लिए। लेकिन मान लीजिए एक ऐसा सिस्टम आ जाए जिसमें 2 से ज़्यादा 3 4 5 चार्जेस हों, तो उन सभी चार्जेस की वजह से एक पे टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे Q1 है, एक चार्ज यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q4 है, Q5 है। तो अगर मैं कहूँ कि इस चार्ज पे इन चारों का कितना इफेक्ट है, तो आपको पहले इसका अलग से कैलकुलेट करना होगा, इसका अलग से कैलकुलेट करना होगा, ये दोनों का अलग से, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि अगर मल्टीपल चार्ज का सिस्टम हो तो किसी एक चार्ज पे टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा वो कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। उसी के लिए है अगला सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस, ठीक है। देख लीजिए क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक
ठीक है, देखिए क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को कोऑर्डिनेट सिस्टम से समझे थे, ठीक है, पहले इसका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना करके समझ लेते हैं, वहीं से समझ में आ जाएगा पूरा। देखिए क्या है, एक्स वाई, ठीक है। मान लीजिए कि 3 चार्ज का सिस्टम लेके समझते हैं, ठीक है, उसके बाद कितना भी चार्ज रहे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है क्यू ए और ये उसका पोजीशन वेक्टर है आर ए, ठीक है। मान लीजिए एक और चार्ज यहाँ पे है, ठीक है, क्यू बी और ये इसका पोजीशन वेक्टर है आर बी, ठीक है। अब मान लीजिए एक और चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है क्यू सी, इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, देखिए आर सी वेक्टर, ठीक है। तो 3 चार्ज है और तीनों चार्जेस का ये उनका अलग अपना अपना पोजीशन वेक्टर है। लेकिन कूलम्स लॉ का फॉर्मूला यूज़ करते टाइम मुझे चार्जेस के बीच का क्या चाहिए रहता है, डिस्टेंस, ठीक है। तो पहले आप वो डिस्टेंस लिख लीजिए। देखिए अगर हम यहाँ से चल के ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आर बी ए, ठीक है। यहाँ से चल करके कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर ए बी, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ से यहाँ चल के डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आर ए सी। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर सी ए, ठीक है। अब मान लीजिए हमको पता करना है कि ये जो चार्ज क्यू ए है इसके ऊपर इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से टोटल फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये सारे चार्जेस किस में हैं, फ्री स्पेस में, एयर में रखे हुए हैं, ठीक है। और ये सारे लाइक चार्जेस हैं, ठीक है ना। लाइक चार्जेस का मतलब समझ ही रहे होगे आप, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये सारा सिस्टम किस में है, फ्री स्पेस में है, ठीक है। और दूसरा ये सारे चार्जेस कैसे हैं, लाइक चार्जेस, ठीक है। ठीक है। अब देखिए अगर ये सारे लाइक चार्जेस हैं, हम मान के चलते हैं कि सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो ये वाला जो चार्ज है क्यू बी, इसके ऊपर एक रिपल्सन का फोर्स लगा रहा होगा, ये चार्ज इधर जाना चाहेगा, है ना। जो चार्ज क्यू बी है इसको इधर धक्का देना चाहेगा, तो ये कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है। इसी तरह ये वाला जो चार्ज है इसको इधर रिपेल करना चाहेगा, एक फोर्स लगेगा ना, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ठीक है। तो चार्ज ना तो इधर ही जाएगा ना इधर ही जाएगा, ये इसके बीच में से निकल जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है। मान लेते हैं ये कितना है, एफ ऑफ ए, मतलब कि इस चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स, ठीक है। तो अगर मुझे इसको लिखना है एफ ऑफ ए को, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर एडिशन कर देंगे, ठीक है। देखिए एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए सी प्लस एफ ऑफ ए बी, ठीक है। क्या वैल्यू होगा, लिख लीजिए वैल्यू, एफ ऑफ ए सी एक तो हो जाएगा 1 बाई, एक काम करिए यहाँ पे, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर में रखा हुआ है, ठीक है। Q1 Q2 आएगा, तो हम लोग क्या लिए हैं, ए और सी लिए ना, तो QA QC लिखेंगे, QA QC डिवाइडेड बाई ए और सी के बीच का डिस्टेंस, ए और सी मतलब कि चार्ज QA और चार्ज QC के बीच का डिस्टेंस। और याद रखना है डिस्टेंस वही लेना है जो इस फोर्स के डायरेक्शन में रहे। तो FAC कहाँ पे है, देख लीजिए, ये रहा। इसी डायरेक्शन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, RCA है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, RCA का स्क्वायर और एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे देंगे डायरेक्शन के लिए, ठीक है, प्लस। इसी तरह इसको लिखिए, क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई
एप्साइलन नॉट, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू ए डिवाइडेड बाई, देखना है कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में, एफ ए बी, कहाँ पे, एफ ए बी इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, देखिए आर बी ए है, तो क्या हो जाएगा आर बी ए स्क्वायर और एक यूनिट वेक्टर आर बी ए, ठीक है। इन दोनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, क्या बच गया देखिए, क्यू ए क्यू सी बाई आर सी ए का स्क्वायर आर सी ए का कैप प्लस सेम चीज़ यहाँ पे बचा हुआ है, क्यू ए क्यू बी डिवाइडेड बाई आर बी ए का स्क्वायर आर बी ए सॉरी यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो देख लीजिए कि इस चार्ज पे इन दोनों के वजह से, यानी कि इस चार्ज पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो टोटल फोर्स लग रहा है इतना, ठीक है। इस चार्ज पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, इतना। तो मान लीजिए ये तो 3 चार्ज के लिए था, मान लीजिए कि नंबर ऑफ चार्जेस हों, तो हम एक फॉर्मूला लिख ले रहे हैं, ठीक है, समेशन के फॉर्म में, उसी से कितना भी चार्ज है आप उसको आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। करना क्या है इसमें, बस आप इसमें ऐड करते जाइए, ठीक है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे ए बी सी है, एक डी होता तो क्यू ए, अगला टर्म क्या होता, क्यू ए क्यू डी बाई आर डी ए का स्क्वायर आर डी ए, ऐसे करके ऐड कर लीजिए। तो देखिए एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ आई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n, क्या है अंदर देखिए, क्यू आई क्यू जे डिवाइडेड बाई, देखिए ऊपर अगर ए सी लिखा है तो नीचे सी ए का स्क्वायर है, आई जे लिखेंगे तो आर जे आई का स्क्वायर रहेगा, आर जे आई का स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर रहेगा जे आई, ठीक है। ये हो गया पूरा फॉर्मूला। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़, जे आई के बराबर कभी नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज है, ये इसका तो पूरा डेरिवेशन था, ठीक है। इसका एक डेफिनेशन देख लीजिए, अगर आए तो आप लिख सके एग्जाम वगैरह में, क्या होगा देखिए, बस जो यहाँ पे मैंने बोला है उसी को लिखना है इंग्लिश में, और कुछ नहीं। द total force acting on a charge due to a number of charges due to a number of charges around it is the vector sum of the individual forces acting on that charge due to each of the other charges, तो देखिए ये एक सुपरपोजिशन का जो मैथमेटिकल मैंने फॉर्मूला लास्ट में लिखा उसी को इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो होपफुली समझ में आया होगा कि कूलम्स लॉ क्या है, ठीक है। कूलम्स लॉ के बाद वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ कैसे हम लोग लिखें, ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज मतलब कि एक से ज़्यादा चार्ज, सॉरी एक से नहीं, 2 से ज़्यादा चार्ज, 3 4 या उसके बाद कितने भी चार्ज रहें, तो बहुत सारे चार्ज होने की वजह से किसी एक चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो दिस रैप्स अप our today's lecture on electrostatics. Okay, let me know in the comment if you have any doubt, and
If this video added value to your learning, don't forget to like, share and subscribe. Okay, thank you so much.